अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम अपना लेक्चर नंबर 44 जो है वो करने जा रहे हैं और मल्टीपल चीज़ें हम इसमें करेंगे। एक तो हम लेटर अपना करेंगे, दूसरा हमने जो पोएम पढ़ी थी लवलियस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ जो है अपने पेयर ऑफ वर्ड्स भी करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें मिक्स आज जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेटर से। लास्ट लेटर जो हमने किया था that was letter number 4, write a letter to your foreign friend telling him about your country। ये हम ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस कर चुके हुए थे और अब हम लेटर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस। एक चीज़ और, हमने जो क्वेश्चन आंसर सेशन किया था आप लोगों के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें भी मैंने आपको बड़ी कैटेगोरिकली जो है ये चीज़ बताई थी कि लेटर में को आपको लेंथ बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डू इट। ठीक है, आपने एक मुनासिब लेंथ जितनी आपके यहाँ यूनिक नोट्स में लिखी हुई है, हम इस वक्त पेज नंबर 325 में हैं, लेटर नंबर 5 पे, तो जितनी आपकी लेंथ लिखी हुई है ये बड़ी आइडियल लेंथ है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ द लेटर। ठीक है, क्योंकि लेटर मैंने आपको बड़े उस दिन भी क्लियरली बताया कि लेटर इज़ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आपने कोई लंबी ये मजमून नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि जिसमें आपने लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखनी है, कोई पॉइंट एलेबोरेट करना है, कोई ऐसी किसी चीज़ की तशरीह करनी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक बार फिर आप बच्चों के लिए जो है उसको दोहरा देता हूँ, लेटर में कोटेशंस नहीं लिखनी। ठीक है, बहुत से हमारे नोट्स में आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट ये हमाकत की हुई है कि उन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है, लेटर्स के अंदर जो है वो कोटेशंस जो है वो ऐड की हुई हैं। लेटर्स के अंदर कोटेशंस ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोटेशंस जो है मैंने उस दिन भी सेशन में भी आपसे शेयर किया, दोबारा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, कोटेशन हम यूज़ करते हैं टू एम्फसाइज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, टू एलेबोरेट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और टू ऑथेंटिकेट आई शुड से, कि आप एक को बात कहते हैं, एक पॉइंट अपना कोई आर्गूमेंट देते हैं और उस आर्गूमेंट को वैलिडेट करने के लिए, उस आर्गूमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वो फ़लाँ अजीम शख्स ने, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कही हुई है, ये अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कही हुई है, ये विंस्टन चर्चिल ने कही हुई है, ये मार्क ट्वेन ने कही हुई है। ठीक है, तो ये आप करते हैं बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जान पैदा करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में वज़न पैदा करने के, अपने आर्गूमेंट को ज़रा स्ट्रेंथन करने के लिए। अब लेटर में आप कोई आर्गूमेंट नहीं दे रहे होते, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेटर में आपका कोई आर्गूमेंट नहीं होता, लेटर में तो आपने एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है, या कोई इन्फॉर्मेशन होती है या इन्विटेशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में इन्विटेशन, एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन, बस इतनी सी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आप कोई आर्गूमेंट दे रहे हो और उस आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए, उस आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको किसी दूसरे शख्स की कोटेशन का सहारा लेना पड़े। ठीक है, सो ये नहीं करना, नो नीड टू डू इट, एब्सोल्युटली नो नीड टू डू इट। अब आगे चलते हैं जी हम लेटर पे। वो कहते हैं कि जी माई हाउस एग्जामिनेशंस हैव जस्ट एंडेड, कि अभी मेरे जो इम्तहानात हैं, हाउस एग्जामिनेशंस कहते हैं जो कॉलेज ही में इम्तहानात होते हैं उनको। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव डन ऑल द पेपर्स टू माई सेटिस्फेक्शन। टू माई सेटिस्फेक्शन इसको याद रखिएगा, ये प्रपोजिशन है और इसके साथ टू ही लगेगा या अप टू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई सेटिस्फेक्शन नहीं कहेंगे, टू या अप टू माई सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि यू विल बी ग्लैड टू नो, कहते हैं कि आपको ये जानकर खुशी होगी दैट आई हैव डन ऑल द पेपर्स टू माई सेटिस्फेक्शन, कि मैंने
अपने तमाम के तमाम पर्चे जो हैं वो बड़े ही तसल्ली बख्श अंदाज में किए हैं। आई होप टू शो बेटर रिजल्ट्स, कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर नताइज दूंगा। एंड इवन व्हेन डिस्टिंक्शन इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्शन कहते हैं एक्सीलेंस, कोई बहुत ही इम्तियाजी नंबर लेना, बड़े शानदार नंबर लेना। और कहते हैं कि 1-2 मज़ामीन में तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई सनद इम्तियाज़ भी मिलेगी, कोई ऐसे इम्तियाजी नंबर ज़रूर हासिल करूँगा जिस पे मुझे कोई ऑनरेरी सर्टिफिकेट, कोई अप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो है या सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो भी मिलेगा। लाइफ हैज़ बीन ग्रेट एट द हॉस्टल, कि हॉस्टल में मेरी जो ज़िंदगी है बड़ी शानदार चल रही है। आई विजिटेड द हॉस्टल कॉमन रूम दिस इवनिंग, कि मैंने आज शाम जो है हॉस्टल के कॉमन रूम का दौरा किया। आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ ओवर अ मंथ, तकरीबन 1 महीने की गैर हाज़िरी के बाद। एब्सेंस कहते हैं गैर हाज़िरी, कि मैंने 1 महीने की गैर हाज़िरी के बाद जो है वो तकरीबन अपने हॉस्टल का जो है वो दौरा किया। थिंग्स आर गोइंग ऑन प्रिटी वेल, कि चीज़ें जो हैं वो बड़े शानदार अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रही हैं। थिंग्स आर गोइंग ऑन प्रिटी वेल, चीज़ें बड़े शानदार अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। हाउएवर देयर इज़ वन प्रॉब्लम, कहते हैं कि अलबत्ता मुझे जो है वो एक मसला दरपेश है, दैट मेक्स मी सीक योर हेल्प, जो कि मुझे आपकी मदद हासिल करने पर जो है वो मजबूर कर है। अब हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, इधर लिख देता हूँ दोबारा वैसे आप लोगों के लिए। लेट मेक और हेल्प, इन तीनों के बाद क्या आता है? इन तीनों के बाद बेयर इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों का मतलब एक ही है। बेस फॉर्म कहते हैं जो वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। तो इन दोनों के बाद जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही तरह की फॉर्म यूज़ होती है, बेयर इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे देखें, हाउएवर देयर इज़ वन प्रॉब्लम दैट मेक्स मी टू सीक योर हेल्प नहीं कहा। मेक के बाद जो अगला वर्ब उसने यूज़ किया, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके। मेक के बाद जो अगला वर्ब यूज़ किया वो उसने क्या यूज़ किया? वो खाली सीक किया है, टू सीक नहीं किया। However, there is one problem that makes me seek your help, कहते हैं कि अगरचे एक छोटा सा मसला है जिसकी वजह से मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। For last 2 months, I have been finding it difficult to meet my expenses. Expenses कहते हैं expenditures, अखराजात। कहते हैं कि पिछले 2 महीनों से मुझे मुझे जो है अपने अखराजात मैनेज करने में जो है वो मुश्किल हो रही है। Out of the money you send me every month, उन पैसों में जो आप मुझे हर महीने भेजते हैं, कि वो पैसे जो आप हर महीने मुझे भेजते हैं उनसे जो है वो मेरा ख़र्चा, मेरा गुजारा जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। द फ़ी फॉर द इवनिंग क्लासेस हैज़ बिन इंक्रीज, ठीक है, कि फ़ी जो है वो बढ़ा दी गई है इवनिंग क्लासेस की, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और, द फ़ी फॉर द इवनिंग क्लासेस हैज़ बिन इंक्रीज, कहते हैं कि इवनिंग क्लासेस की जो फ़ी है उसमें इजाफा कर दिया गया। अब ये जो फ़ी है इसको थोड़ा सा आप समझ लें, ये इसका सिंगुलर जो है वो फ़ी है और प्लूरल जो है वो फीस है। ये जो हम करते हैं ना फीसेस, ये तो बड़ी कराहत अमेज़ चीज़ है। आप जो बायो के बच्चे हो वो तो समझ जाएंगे इसको। जो इंसानी गलाजत है ना, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट जो है उसको कहते हैं फीसेस, या किसी भी जानवर की जो वेस्ट उसको कहते हैं फीसेस, ठीक है। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जी अभी फीसेस नहीं आई, तो अभी फीसेस नहीं आई तो आपको चाहिए कि दवाई शवाई खाएं, ठीक है, आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फ़ी और फीस जो है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा।
द फ़ी फॉर द इवनिंग क्लासेस हैज़ बिन इंक्रीज, कहते हैं कि शाम की जो क्लासेस हैं उनके लिए जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। दिस हैज़ पुट एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन माई मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंसेस, बर्डन लोड। दिस हैज़ पुट एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन माई मंथली एक्सपेंडिचर, कहते हैं कि इस वजह से मेरे जो माहाना अखराजात हैं उन पर क्या हुआ है, इजाफी बोझ जो है वो पड़ गया। आफ्टर पेइंग द ट्यूशन फ़ी एंड द हॉस्टल ड्यूज़, कि ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल ड्यूज़ जो है वो पे करने के बाद आई एम हार्डली लेफ्ट विद एनफ मनी टू मीट अदर एक्सपेंसेस, कि अपने हॉस्टल ड्यू और ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद मेरे पास बमुश्किल इतनी रकम होती है कि मैं अपने बाकी के अखराजात जो है वो अदा कर सकूँ। रादर आई हैव टू कट डाउन माई एक्सपेंसेस ऑन अदर थिंग्स, कट डाउन कहते हैं रिड्यूस, श्रिंक, ठीक है। वो कहते हैं कि बल्कि मुझे दूसरी चीज़ों पर जो है वो क्या करने पड़ते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको इंतहाई कम करना पड़ता है। These circumstances have put me in a situation where I must call you for rescue. Rescue कहते हैं हेल्प, circumstances कहते हैं कंडीशंस, हालात। कहते हैं कि इन हालात ने मुझे एक ऐसी सूरत हाल में ला खड़ा किया है कि जहाँ मुझे डेफिनेटली आपकी मदद की ज़रूरत है। काइंडली मेक एन इंक्रीज़ ऑफ 2000 रुपीज़ इन माई मंथली अलाउंस, कहते हैं कि लिहाजा मेरा जो मंथली अलाउंस है, माहाना जो वजीफ़ा है, माहाना ख़र्चा जो है उसमें 2000 रुपये का इजाफ़ा करें। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्राम यू, कहते हैं कि मैं आपके जवाब का जो है वो मुंतज़र रहूँगा। इसके बाद हम आते हैं जी अपने जो हमारी पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स पर। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, कि पहले स्टैंजा में जो है साल का कौन सा वक्त जो है वो डिस्कस किया गया। स्प्रिंग सीजन एंड द मंथ ऑफ मार्च हैव बीन मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। मार्च ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जो ईस्टर है तो ये अप्रैल आप इसको करेंगे, बिकॉज ईस्टर जो है वो करेंटली नाउ इट अराइव्स इन अप्रैल, तो मार्च इसको ज़रा अपडेट कर लीजिएगा। स्प्रिंग सीजन एंड द मंथ ऑफ अप्रैल हैव बीन मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, कि स्प्रिंग सीजन जो है वो पहले स्टैंजा में डिस्कस किया गया है। इट इज़ अ टाइम व्हेन द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग कहते हैं चार्मिंग, अट्रैक्टिव, इल्यूरिंग, कहते हैं कि ये वो टाइम है जब फितरत की खूबसूरती जो है वो पूरे अपने जोबन पर होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो चार्मिंग और अट्रैक्टिव लग रही होती है। और ये क्वेश्चन इटसेल्फ आपको शो करता है कि वो जो लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था ना कल, कि टू सी द चेरी हंग विद स्नो, ठीक है, तो वो स्नो नहीं है बल्कि वो क्या है, वो फ्लावर्स हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में जो है वो स्नो से लदा हुआ नहीं हो सकता पौधा, वो किससे होगा, वो फूलों से लदा हुआ होगा। What does the poem Loveliest of the Trees the Cherry Now glorify? The poem Loveliest of the Trees the Cherry Now glorifies nature, ठीक है, ग्लोरीफाई कहते हैं अजमत बयान करना, खूबी बयान करना, कि वो नेचर को जो है वो ग्लोरीफाई करती है। इट सजेस्ट दैट स्प्रिंग एंड द ऑटम आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड हैव देयर ओन ब्यूटी। एस्पेक्ट्स कहते हैं पहलू, कहते हैं कि ये बात हमें साबित करती है कि स्प्रिंग और ऑटम जो हैं ये दो मुख्तलिफ फितरत के मनाजिर हैं, और इन दोनों की जो है वो अपनी अपनी क्या है, खूबसूरती है। और इसमें भी स्प्रिंग है, इसमें थोड़ा आप ऐड भी कर सकते हैं कि इट ऑल्सो सजेस्ट दैट स्प्रिंग इज़ अ सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो एक तरह से ये जो नई कोशिश है इंसान की, जो न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह जो नई कोशिश है, ताज़ा कोशिश जो है वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों को जो है वो चार्मिंग बना सकती है। आगे देखें जी, व्हाट टाइम ऑफ लाइफ वुड नॉट कम अगेन, कि ज़िंदगी का वो ऐसा कौन सा वक्त है जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। द 20 years ऑफ द पोएट्स यूथ वुड नॉट कम अगेन, कि जो जवानी के उसके 20 साल हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी इंजॉयड द 20 स्प्रिंग्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की 20 बहारें जो है वो पहले ही देख ली हैं। अब यहाँ पर फिर एक तरह से एम्फसाइज हो रहा है, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पोएट की लाइफ क्या है इस वक्त,
पोएट की एज क्या है? पोएट की एज जो है वो इस वक्त 20 साल है। अगले पेज नंबर 256 पे अगर आप जाते हैं तो वाई आर द 50 स्प्रिंग्स लिटिल टाइम टू सी द चेरी ट्रीज, कि जो 50 साल हैं वो क्यों समझता है कि 50 साल चेरी ट्री की ब्यूटी को देखने के लिए जो है वो कम है। द पोएट इज सो मच फैसिनेटेड बाय द ग्लोरी ऑफ द ब्लूमिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ब्लूमिंग कहते हैं खिलती हुई, ठीक है, जोबन पर आई हुई। फैसिनेटेड कहते हैं चार्म्ड, अट्रैक्टेड, कि वो जो खिलती हुई चीज़ें हैं उनके खूबसूरती से इस कदर मुतासर है that he finds 50 years of life too short a period to enjoy the beauty of cherry tree। वो इस कदर मुतासर है कि उसे 50 साल भी जो है वो ज़िंदगी के जो है वो कम लगते हैं, ठीक है। मुझे इससे वो एक शेर याद आ रहा है, आप बच्चों को सुना देता हूँ। वो था कि वो इस पोएट की जो फीलिंग है ना उसको बड़ा ही एक्यूरेट अंदाज में जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो यही हाल जो है वो पोएट का भी है कि वो समझता है कि भी मैं आखिर कितना, जितना भी इसको एंजॉय करूं, इस मंज़र को जितना भी रैलिश करूं, उतना ही बुनियादी तौर पर मेरे लिए कम है। आगे देखें जी, वट इज़ द थीम ऑफ द पोएम लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ। तो इसका थीम जो है वो क्या है? द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द यूनिवर्सल इमोशंस ऑफ पोइट्स लव फॉर नेचर, ठीक है, कि उसकी जो फितरत के लिए जो मोहब्बत है उस पर। नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, नॉस्टैल्जिया कहते हैं माजी परस्ती, ठीक है, माजी की यादों में खोए रहना या माजी को याद करना, इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, ठीक है। आप अक्सर हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो हमारी एज के या हमसे भी थोड़े कोई 10 साल बड़े लोग होते हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग जिनको आप बाकायदा बुज़ुर्ग काउंट करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को अक्सर आप एक जुमला कहते हुए देखते हैं, वो दौर बड़ा चंगा सी, वो दौर बड़ा अच्छा था, पुत्र वो गल्ला नहीं रही हूँ। अक्सर इस टाइप के जुमले जो है वो आप उनसे सुनते हैं। तो ये क्या है? दैट इज़ नॉस्टैल्जिया, कि उनको वो अपना जो माजी है वो बड़ा ग्लोरीफाई करके उसको बयान कर रहे होते हैं कि शायद वो बड़ा ही कोई शानदार दौर था, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये मैं माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो दौर भी अच्छा हो। मसलन आज अगर हम कंपेयर करें कंफर्ट्स के हवाले से, तो आज से 50 साल पहले और आज की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टुडे वी आर लिविंग वे मोर कंफर्टेबल लाइफ देन दैट ऑफ आवर एल्डर्स। अपने आबाओ अजदाद की निस्बत आज हम कहीं ज़्यादा सुख की, आसाइश की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो ज़िंदगी क्यों अपील करती है? उन्हें वो ज़िंदगी अपील इसलिए करती है कि उनके अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी जो एक कह लें कि यादें, अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो उस पुराने दौर के साथ जुड़ी होती हैं। इसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द यूनिवर्सल इमोशंस ऑफ पोइट्स लव फॉर नेचर, ये एक बड़ा उसका पर्टिकुलर थीम है। नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, माजी की जो यादें हैं उनमें वो खोया रहते हैं। एंड पैथोस फॉर द मैंस ब्रीफ एग्जिस्टिंग इन लाइफ, पैथोस कहते हैं ग्रीफ, ग्लूम, अफसोस, और इस बात पर उसे अफसोस है कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है। और मैंने, अगर आपको याद हो, इस पोएम के बिल्कुल स्टार्ट में, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, मैंने आपको बताया था कि ए.ई. हाउसमैन जो है उसकी पोइट्री में ये रिपीटेड थाट्स हैं कि वो किसकी बात करते हैं? लव फॉर नेचर की बात करता है, वो नॉस्टैल्जिया की बात करता है, और साथ ही साथ वो इस चीज़ को लेमेंट भी करता है, इसको रिग्रेट भी करता है कि इंसान को जो है इस सारी दुनिया से लुत्फ़ उठाने के लिए जो वक्त मिला है वो बहुत ही कम है। और हमारे दीन में भी आता है कि जब अल्लाह ताला रोज़ महशर हिसाब किताब के लिए उठाएगा और सवाल जवाब शुरू होंगे, तो पहला जो सवाल होगा ना, लाइक मतलब बहुत सारे सवालात में से एक सवाल ये भी होगा कि मैंने तुझे इतनी उम्र दी, तूने क्या किया? तो इंसान जवाब में ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सका या मैं मुझसे गलती हो गई, ये नहीं कहेगा इंसान का पहला रिस्पांस पता है क्या होगा? इंसान का पहला रिस्पांस होगा, या अल्लाह इतनी उम्र तो मुझे मिली नहीं,
मुझे तो ऐसे लगा है कि जैसे मैंने पलक झपकी और आंख खुल गई है, ठीक है। मतलब इंसान ये तस्लीम ही नहीं कर पाएगा, ये रियलाइज ही नहीं कर पाएगा कि मुझे 70 साल 80 साल 100 साल मिले थे। अल्लाह के हज़ूर क्या कहेगा, पहला जुमला जो अदा करेगा ना, वो कहेगा कि नहीं मुझे तो इतनी उम्र मिली नहीं थी। फिर अल्लाह कहेगा चलाओ जरा दी फिल्म ए दिखाओ इनू, ए तू ही है में जरा चवल मारे ऐसे, ये तू ही है जो तू घटिया हरकत, ये तेरी ही है, ठीक है। फिर इंसान मानेगा, फिर जब उसके आज़ा गवाही देंगे सब कुछ, ठीक है। तो वो जब वो सब कुछ उसको दिखाया जाएगा ना और उसको उसके आज़ा इकरार करेंगे, फिर इंसान पता है क्या कहेगा, फिर भी एक बड़ी वो एक अल्लाह माफ़ फरमाए हम सब पे अपना करम और फजल फरमाए, बड़ी एक यूनिक सिचुएशन है। फिर इंसान अल्लाह से इल्तिजा करेगा कि या अल्लाह एक बार वापस आने दे मुझे, अब नहीं करूँगा, दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। तो अल्लाह कहेगा नहीं तो गाफिल है, तो जो दोबारा भेजूँगा तो तू फिर भी यही करेगा जो तू अब करके आया, ठीक है जी। तो ये जो ब्रेविटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का मुख्तसर होना जो है, ये भी ए हाउसमैन के बड़े रिपीटेड थीम्स में से एक है। और यही तीनों थीम्स जो हैं उसने यहाँ बयान किए हैं। पहला क्या है जी, लव फॉर नेचर। दूसरा क्या है, दूसरे स्टैंजा में आप देखते हैं कि ब्रेविटी ऑफ लाइफ के बारे में जो है वो बात करता है। और तीसरे पर जो है वो क्या करता है, जो नॉस्टैल्जिया है उसका, सॉरी दूसरे में नॉस्टैल्जिया पे बात करता है और तीसरे में जो है वो ब्रेविटी ऑफ लाइफ पे बात करता है, जब वो कहता है कि 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। आगे देखें जी, व्हाट इज ईस्टर। ईस्टर इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट, कमेमोरेट कहते हैं मेमोराइज, टू कमेमोरेट द रिसर्कशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। रिसर्कशन कहते हैं बेसिकली उनका दोबारा से जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जी उठना। ये हम बहुत तफसील से बात कर चुके कि क्रिश्चियन बिलीफ ये कहता है कि उन्हें मसलूब किया गया था, उन्हें जो है वो फांसी पर चढ़ाया गया था, शहीद कर दिए गए थे और उसके बाद उनको दफन कर दिया गया था और तीसरे दिन वो जी उठे थे। हमारे जो बिलीफ्स हैं वो इसमें थोड़े से डिफरेंट हैं। तो उनके वो दोबारा जी उठने पे ये सेलिब्रेट किया जाए। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर अ फुल मून ऑन और आफ्टर द 21 ऑफ मार्च। तो 21 ऑफ मार्च के बाद जब भी फुल मून होता है तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए जो है ये ईस्टर जो है वो फ़र्क आता है, इसकी डेट्स जो हैं वो हमेशा चेंज होती हैं। हाउ डज द पोएट प्लान टू स्पेंड द स्मॉल पीरियड ऑफ हिज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 50 ईयर्स, कि अपनी जो 50 साल बकाया ज़िंदगी है उसको वो किस तरह से इंजॉय करना चाहता है। Having spent the first 20 years of life in fascination of the springtime beauty of nature, the poet revolves to thrill his soul with the autumnal charm of nature too. ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि पहले उसने 20 साल जो है वो ज़िंदगी की बहार को जो है वो इंजॉय किया और अब वो ऑटम को भी इंजॉय करेगा। He suggests that both spring and summer have their own beauty. ठीक है, ये भी उसने जो है वो कहा हुआ है। आगे देखें जी, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कंसिडर चेरी द लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज, कि वो उनको जो है लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज जो है उसको क्यों समझता है। वो इसलिए समझता है कि चेरी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री, इट स्टैंड्स अलोंग द पाथ इन द वुड्स एंड एनहांसेस इट्स ब्यूटी, कि वो जंगलात के करीब ही जो है वो खड़ा रहता है और उसकी ब्यूटी को क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है। इट इज़ लेडन विद वाइट फ्लावर्स, कहते हैं कि ये फूलों से जो है सफ़ेद फूलों से लदा हुआ है। दैट इंचांट्स इट्स व्यूअर, इंचांट्स कहते हैं उसको अट्रैक्ट करना, ल्योर करना। इट सीम्स दैट द चेरी हैज़ पुट ऑन द वाइट ड्रेस टू सेलिब्रेट द क्रिसमस फेस्टिवल ईस्टर। तो उसने क्या किया है, ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए ही वाइट ड्रेस ऐसा लगता है कि उसने पहना हुआ है। Thus, the poet is fascinated by the cherry and consider it the loveliest of the trees. यही वजह है कि वो चेरी से बड़ा फैसिनेट है और इसे तमाम फूलों से जो है वो बेहतरीन समझता है। ठीक हो गया बच्चे, अब हम आते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे। चलें बच्चों, अब हम आते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे। 25 तक हमने ऑलरेडी कर लिए हुए थे, अब नंबर 26 जो है वो हम करने जा रहे हैं। First one is
अलाउड, ये हम कहते हैं इजाज़त देना, ठीक है, ये इजाज़त दी। और अलाउड ये जो दूसरे वाला है, ये 26 है, ये वाला जो अलाउड है इसको हम कहते हैं बावाज़े बुलंद, कि किसी चीज़ को लाउड अंदाज में पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं, अलाउड। सेंटेंसेस में बोल देता हूँ आपके लिए। शी अलाउड मी टू स्पीक, उसने मुझे बोलने की इजाज़त दी। एंड स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर, कि स्मोकिंग जो है उसकी यहाँ पर इजाज़त नहीं है। देन आप नेक्स्ट देखें जी, आई रेड द पोएम अलाउड टू द क्लास, कि मैंने जो है बावाज़े बुलंद सारी क्लास के लिए जो है वो पोएम पढ़ी। नेक्स्ट देखें जी 27 पे, दैट इज आर्क। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी, ठीक है, या सफ़ीना नूह, उसको जो है वो कहा जाता है। और दूसरे वाला जो आर्क है, ये हम कहते हैं, ये जो बेंड होता है, कॉस होती है, आप मैथ्स में भी बनाते हैं। अब इन दोनों के भी आपको बता देता हूँ। जो पहले वाला आर्क, उसका सेंटेंस भी सुन लें। द एनिमल्स वेंट इनटू नूह's आर्क 2 by 2, कि वो जो एनिमल्स थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, उनके सफ़ीना में दो दो करके जो है वो सवार हुए। और दूसरे वाला आर्क जो है, द रेनबो मेड अ ब्यूटीफुल आर्क अक्रॉस द स्काई, कि रेनबो जो थी, जो कौसे कज़ा थी, उसने क्या किया, बड़ी खूबसूरत कमान, बड़ी खूबसूरत कौस जो है वो बारिश के बाद बना दी। देन बेल नंबर 28 पे, ये वाली बेल जो है, ये हम कहते हैं ज़मानत को, ये जो मुजरमों वगैरह को जो ज़मानत कोर्ट्स वगैरह से मिलती है, इसको हम ये वाली बेल कहते हैं। और ये जो है, इसको हम गांठ या गठड़ी, ठीक है, ये दोनों जो है वो हम इसको कह सकते हैं। इसका आप सुन लें या सेंटेंस भी सुन लें। पहले वाला बेल है जी, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, कि उसे क्या किया, ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। और दूसरे वाला बेल है, पाकिस्तान एक्सपोर्टेड 5 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन, कि पाकिस्तान ने जो 5 मिलियन गठरियाँ थी, 5 मिलियन गांठें जो थी, वो क्या की, वो कॉटन की एक्सपोर्ट की। देन नेक्स्ट वन आप देखिएगा नंबर 29 पे, ये 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन है जी बैलेड, ये हम कहते हैं गीत को, गाने को। ये जो बैले है, ये हम कहते हैं रक्स को। और ये वाला जो बैलेट है, ये हम कहते हैं खुफिया वोट जो है, उसको हम ये वाला बैलेट जो है कहते हैं। तीनों के सेंटेंसेस भी सुन लें। आई रेड अ ब्यूटीफुल बैलेट यस्टरडे, ये कौन से है जी, ये गीत या गाना है, लिसनड भी कर सकते हैं, इंजॉयड भी कर सकते हैं। देन दूसरे वाला जी, आई एंजॉय द क्लासिकल बैले, कि मैं जो क्लासिकल रक्स है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और थर्ड वन, ये वाला बैलेट है, द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली आर इलेक्टेड थ्रू बैलेट पेपर्स, कि वो जो है क्या करते हैं, खुफिया पेपर के थ्रू, खुफिया वोट के ज़रिए जो है
उनका इंतखाब किया जाता है। आगे देखें जी, नंबर 30 पे बेयर कहते हैं नंगा, एक्सपोज या बरहना। एक ये वाला बियर है, इसका मतलब रीच होता है, और एक बिल्कुल इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ ही बियर होता है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है जी, तो आप इसको ज़रा देख लें, इनके तीनों के सेंटेंसेस भी। डू नॉट वॉक बेयर हेडेड इन द सन, कि सूरज में जो है वो नंगे सर, बरहना सर जो है वो मत फिरो। बियो, ये बियर रीच वाला है। दूसरे वाला ये कौन सा है जी? वी सॉ अ बियर इन द जू। देन नेक्स्ट थर्ड वन बियर जो है ये हम कहते हैं बर्दाश्त करने को। द पेन वॉज मोर देन ही कुड बियर, कि जो तकलीफ़ थी वो क्या थी, उसकी बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा थी। इसके बाद चूँकि हमने कल अपने नहीं किए थे पेरोवर्ड्स, तो आज हम कोई 2-3 एक्स्ट्रा करेंगे और 2-3 कल एक्स्ट्रा करेंगे, सो दैट कि हम वो अपनी जो 5-5 के फिगर है उसको हिट कर सकें। नेक्स्ट देखिए जी 31 पे बैरन, ये नवाब को कहते हैं, और ये आपको याद रखना है इसलिए भी कि अगले ईयर नेक्स्ट जो आपका सेकेंड ईयर है, इसमें आपको बैरन और बैरनेट जो है ये वर्ड्स रिपीट होंगे वहाँ पे, तो आपको पता आना चाहिए। ये बैरन जो है ये हम कहते हैं बंजर, ऐसी ज़मीन जो कि बंजर हो, जो काबिल काश्त ना हो। ठीक है जी। द रिच बैरन वॉज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये बरतानिया का जो ऐवान बाला है, जो अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ ना यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट है, सेनेट अपर हाउस है, तो वहाँ भी दो तरह के हाउसेज हैं, दो तरह की असम्बलीज़ हैं। एक अपर हाउस कहलाती है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और वहाँ पर सिर्फ नवाबीन ही जाते हैं, और एक नीचे जाते हैं जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहाँ पर इलेक्शन के थ्रू जो है वो आम लोग जो है वो सिलेक्ट होकर आते हैं। तो ये द रिच बैरन वॉज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कि जो वो अमीर नवाब था उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए मुंतखब कर लिया गया। दूसरा वाला बैरन है जी नथिंग ग्रोज इन दिस बैरन लैंड, कि इस बंजर ज़मीन में जो है वो कुछ भी नहीं उगता। आगे देखें जी 32 पे ये है जी पीटना, मारना, कोट लगाना। ठीक है, और ये एक बीट जो है ये वाला, ये 2-3 मानों में इस्तेमाल हो जाता है। एक ये जो ताल है या थाप है उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं आई लाइक द बीट ऑफ दिस सॉन्ग, कि मुझे इस गाने की जो ताल है, थाप है, वो बहुत पसंद है। और एक बीट जो है शिकस्त देना, जैसे हम कहते हैं कि ही वॉज बीटन बाय 21 रन्स। ठीक है, ये पाकिस्तान बीट इंडिया बाय 21 रन्स, ये पाकिस्तान ने इंडिया को क्या किया है, 21 रन से शिकस्त दे दी है। तो ये तीनों मतलब मारना पीटना भी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं वी मस्ट नॉट बीट द चाइल्ड, कि हमें जो है वो बच्चे को मारना नहीं चाहिए। थाप और ताल वाला भी कर दिया और शिकस्त देने वाला भी। और दूसरा बीट जो है ये हम कहते हैं चुकंदर, ये एक सब्ज़ी होती है और उसको जो है वो हम उसको भी बीट कहते हैं। बस ही आज के लिए हम इतना ही करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा से उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
टिल देन अल्लाह हाफिज़, जीते रहें, खुश रहें और अपने जो सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको डेफिनेटली फॉलो करें। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन हैव, दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू, क्योंकि अभी तक वी ऑल नो कि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो टिल देन प्रिकॉशन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट वी कैन हैव।